इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये जो टॉपिक है ये भी गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले गॉस थ्योरम का हम लोग एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग गॉस थ्योरम का प्रयोग करके एक नॉन कंडक्टिंग अचालक एक स्फीयर है जो कि चार्ज्ड है, तो उसके द्वारा किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वहां पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसी को हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ये ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज Q with the constant charge density rho at every point। देखिए असल में यहाँ पे तीन केस में हम लोग इस पूरे प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तीन केस क्यों बनेगा उसका कारण मैं समझाता हूं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब ये एक ठोस गोला है और ये नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल का बना है, तो अगर इसके ऊपर Q चार्ज है तो ये पूरा का पूरा चार्ज इसके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है। अगर कंडक्टर होता तो ये चार्ज केवल और केवल सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाता, इकट्ठा हो जाता, लेकिन नॉन कंडक्टिंग होने के कारण ये चार्ज इसके पूरे बॉडी में फैला होगा। तो अब ऐसे में हम लोग इसको इस पूरे प्रॉब्लम को तीन केस भाग में बांटेंगे। हमारा ओरिजिनल प्रॉब्लम ये है कि ये स्फीयर है, इसके ऊपर Q चार्ज है, तो इसके द्वारा बाहर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर यूं कहिए इसके द्वारा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना है, लेकिन अभी तक स्पेसिफाई नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल हम बाहर किसी पॉइंट पे निकालेंगे कि इसके सरफेस पे या फिर इसके अंदर। तो इसीलिए इस पूरे प्रॉब्लम को तीन भागों में बांटा जाता है। पहले केस में हम लोग इस स्फीयर के बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालेंगे। सेकेंड केस में हम लोग इसके सरफेस पे निकालेंगे, और थर्ड केस में हम लोग इस स्फीयर के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे केस फर्स्ट है, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट आउटसाइड द स्फीयर। तो मान लेते हैं ये स्फीयर है जिसका केंद्र O है, अब इससे R दूरी पे, ठीक है, R डिस्टेंस पे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं गॉस थ्योरम का प्रयोग करके। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट P है इसको ध्यान में रखते हुए इस स्फीयर के चारों ओर हम लोग एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे कि उसी सरफेस पे ये पॉइंट P आ जाए, क्योंकि यही इसका पहला स्टेप होता है। तो यहाँ पे ये हम लोग R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए स्फेरिकल शेप का। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा सेगमेंट कट कर लेते हैं जो है DS, और DS क्या है, एक एलिमेंट्री एरिया है जो इस गॉसियन सरफेस पे है। अब इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की ओर होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E0 है, O फॉर आउटसाइड के लिए, क्योंकि तीन केस में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो तीनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसमें हम लोग ये सिंबल का यूज करेंगे ताकि पहचान सके कि हम लोग ये आउटसाइड यानी स्फीयर के बाहर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग गॉस का नियम का प्रयोग करेंगे। तो गॉस नियम आप लोग जानते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जो फ्लक्स निकलता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है किसी भी क्लोज्ड सरफेस द्वारा। ये जो गॉसियन सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस ही ड्रॉ किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे ds, ये जो छोटा सा एरिया वेक्टर है ये ds वेक्टर, ये और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये गॉसियन सरफेस एक स्फीयर के सरफेस पे है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो रेडियली बाहर की ओर होगा। अब चूंकि ये सरफेस स्फीयर है तो स्फीयर पे जो ds वेक्टर होगा वो भी परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में पड़ेंगे। तो यहाँ पे E0 ds cos थीटा 0 डिग्री इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब E0 तो कांस्टेंट होगा, इसको इंटीग्रल के बाहर ले लेते हैं और ये पूरा हम लोग गॉसियन सरफेस के लिए ये ds इंटीग्रल करेंगे। ठीक, तो अब चूंकि ये हम लोग गॉसियन सरफेस के लिए इसके लिए हम लोग इंटीग्रल करेंगे और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस R है, तो इस पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ से E0 की वैल्यू निकल गई, E0 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। यहाँ पे R क्या है, ग्रेटर देन R। कैपिटल R क्या है, इस स्फीयर का रेडियस है, स्मॉल r एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब इस केस में ये फॉर्मूला अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जब हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो सेम फॉर्मूला आता है
इसका मतलब इस केस में जब कोई नॉन कंडक्टिंग स्फेयर चार्ज है Q आवेश से और इस स्फेयर के बाहर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो कंडक्टिंग स्फेयर है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका पूरा का पूरा चार्ज कहां पे कंसंट्रेटेड है, पॉइंट O पे, यानी इसके केंद्र पे। वहीं से तो ये दूरी R ली गई है, ठीक। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सेम ही आता है इस केस में, और यहाँ पे E नॉट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम एज द टोटल चार्ज इज कंसंट्रेशन एज इट्स सेंटर। अब हम लोग इस प्रॉब्लम के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसके सरफेस पे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो जब आप सरफेस पे निकालेंगे तो इसका जो आर्बिट्रेरी डिस्टेंस r है वो बराबर हो जाएगा कैपिटल R का, क्योंकि अब हम लोग पूरी प्रक्रिया उसी तरह करेंगे, बस हम लोग स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर देंगे। तो पूरा प्रोसेस सेम है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक लंबा है, वीडियो बड़ा ना हो जाए। तो ये सब स्टेप मैं समझा चुका हूं, तो रिवाइज मतलब बार बार दोहराने का कोई मतलब नहीं है। ये यहाँ से ES इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई कैपिटल R² आ जाएगा। ध्यान रहे इस केस में स्मॉल r² है। स्मॉल r² एक आर्बिट्रेरी डिस्टेंस था जो उस स्फेयर के बाहर आउटसाइड में लाई करता था। यहाँ पे जो कैपिटल R आ रहा है वो इस स्फेयर का जो चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है उसका रेडियस है, ठीक, और ये कांस्टेंट आएगा। अब हम लोग इसका थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट केस देखते हैं, व्हेन स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी जैसे ही r की वैल्यू कैपिटल R से कम होगी, इसका मतलब हम उस स्फेयर के अंदर आ गए। अब उस स्फेयर के अंदर ये पर्टिकुलर पॉइंट P है, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब देखिए ये अगर कंडक्टर होता तो बात यहीं पे खत्म हो जाता, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसके सरफेस पे, और हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते इस कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर, तो इसके अंदर कोई चार्ज फंसता ही नहीं, यहाँ पे जीरो चार्ज होता, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती। लेकिन यहाँ पे ये नॉन कंडक्टिंग है तो चार्ज इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब जितना हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं उसमें भी कुछ न कुछ चार्ज फंसेगा। बात को समझिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग मेथड से चलेगा। देखिए बात समझिए, ये हमारा मेन स्फेयर है कैपिटल R रेडियस का। अब पूरा का पूरा चार्ज इस स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके सेंटर O से R दूरी पे है। तो हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे कि उसी सरफेस पे ये हमारा पॉइंट P आ जाए, और वो जो गॉसियन सरफेस हो वो स्फेरिकल हो, ताकि हम लोग उसका सरफेस इंटीग्रल अच्छे से कर पाए। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, चूंकि हमने ये ड्रॉ किया और गॉस का नियम कहता है कि जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज फंसेगा तो इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स उसी चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। समझ में आया ना, यानी गॉस का नियम जब हम लगाएंगे तो उसमें उसी चार्ज को हम मेंशन करेंगे जितना चार्ज उस गॉसियन सरफेस के अंदर रह जाता है। बाहर वाला चार्ज को हमें नेग्लेक्ट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए टोटल चार्ज Q है, मान लीजिए 100 कूलाम चार्ज था और इसके सरफेस में फंस गया 70 कूलाम। तो जब आप गॉस का नियम लगाएंगे इंटीग्रल E.ds यानी फ्लक्स, तो वो आपका Q'/ε0 यानी 70/ε0 आएगा। समझ में आया ना, क्योंकि उतना ही चार्ज गॉसियन सरफेस में आया है। अब Q' की वैल्यू हम लोग बाद में निकाल लेंगे Q के टर्म्स में, फिलहाल हम लोग मान लेते हैं कि उसके अंदर Q' चार्ज है। और मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E इन है। इन का मतलब इंटरनल पॉइंट पे। तो गॉस का लॉ हम लोग लगाते हैं, तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.in.ds इक्वल टू Q'/ε0। जैसा कि मैंने बोला, चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, ठीक, और वो है Q'। Q' हमें नहीं पता है, ठीक है ना। फाइनली हम लोग पूरे फॉर्मूले को Q के ही टर्म्स में लाएंगे, पर फिलहाल यहाँ पे गॉस का नियम लगाएंगे तो वो तो Q' यहाँ लिखना पड़ेगा। Q नहीं, क्योंकि Q तो पूरे स्फेयर में फैला हुआ चार्ज है, गॉसियन सरफेस में तो केवल Q' है ना। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, बाकी इधर का प्रोसेस सेम है। ये देखिए गॉसियन सरफेस R रेडियस का है, तो इतना प्रोसेस तो समझ में आ ही गया होगा। बाकी इधर Q'/ε0 लिख दीजिए। इसको इक्वेशन 1 मानिए। क्यों? क्योंकि हमें इस Q' का मान हटाना है, यानी Q' का हम लोग मान रखेंगे Q के टर्म्स में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए दिया रहेगा रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, जो कि कांस्टेंट होता है। समझ में आया ना, माने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब
आयतन आवेश घनत्व जो है वो तो पूरे के पूरे उसके आयतन में कांस्टेंट होगा, तो इसके टर्म्स में हम लोग फॉर्मूला को बनाएंगे। रो बराबर क्या होता है, डी क्यू बाई डी वी, तो यहाँ से डी क्यू बराबर क्या आ गया, रो डी वी आ गया। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से क्यू डैश के लिए, क्योंकि हमें क्यू डैश का मान चाहिए। बात समझिए, 0 से क्यू डैश का चार्ज, जैसे यहाँ पे देखिए हम 0 से जब आर तक बढ़ेंगे, स्मॉल आर तक, कैपिटल आर तक बढ़ेंगे तब तो पूरा स्फीयर ही कवर हो जाएगा। जब हम 0 से स्मॉल आर तक कवर किए तो हमें कितना चार्ज यहां तक मिला, इतने में क्यू डैश। तो वही हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं कि जब हम लोग वॉल्यूम इंटीग्रेशन लगाएंगे तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए, ये 0 से आर, यानी जब 0 से आर तक के स्फीयर को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा चार्ज कितना आएगा, 0 से क्यू डैश तक इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, यही इंटीग्रेशन अगर 0 से कैपिटल आर तक के लिए लेते तो यहाँ पे क्यू डैश नहीं क्या होता, क्यू होता, लेकिन हमें चूंकि क्यू डैश का वैल्यू चाहिए तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम अपना लिमिट 0 से क्यू डैश तक रखेंगे, और 0 से क्यू डैश तक का आवेश तब तक कवर होगा जब वॉल्यूम कहां से कहां तक कवर हो, 0 से आर रेडियस तक का वॉल्यूम कवर हो, स्मॉल आर न कि कैपिटल आर। ठीक है, तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्यू डैश आएगा, रो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, इसको बाहर कर लीजिए, और डीवी ये वॉल्यूम का इंटीग्रल 0 से स्मॉल आर तक के लिए जाएगा। और वॉल्यूम आप लोग जान रहे हैं, वॉल्यूम स्मॉल आर रेडियस तक के लिए स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब बस करना कुछ है नहीं, आपको इसको क्या करना है, इस वैल्यू को यहाँ पे, अच्छा ये पूरा यहां से यहां तक का आ गया, अब अलग से इंटीग्रेशन नहीं करना है, माने 0 से आर तक के लिए वॉल्यूम को इंटीग्रेट करेंगे तो ये 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। ठीक, अब यहां से अब आपको ये करना है, ये जो रो है इसको भी हटाइए। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी टोटल चार्ज बटे टोटल वॉल्यूम। तो स्फीयर का टोटल चार्ज जो है वो कितना है, क्यू है, और टोटल वॉल्यूम फुल स्फीयर का कितना है, 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब। अब यहाँ पे रो का मान रख दीजिए, फाइनली आपका क्यू डैश का वैल्यू क्यू के टर्म्स में मिल जाएगा। इस क्यू डैश के वैल्यू को हम लोग उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमारा यहाँ फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अब मेरा पूरा फॉर्मूला नोन यानी क्यू के फॉर्म में आ गया और स्मॉल आर एंड कैपिटल आर के टर्म्स में आ गया। सिंपल है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और यहाँ से ये सिंप्लीफाई, सिंपल, इसमें कोई भी हिडन चीजें नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करिए, इसको इस साइड भेजिए, तो फाइनल एक फॉर्मूला आपको निकल के आएगा, ई इन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। अब ये रिजल्ट बड़ा अजीब है, क्योंकि आमतौर पे स्फीयर के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/r² पे वेरी कर रहा था, यानी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। सरफेस पे था वो कांस्टेंट था, क्योंकि r कांस्टेंट था, बट उसमें भी 1/r² का टर्म आया था। लेकिन स्फीयर के अंदर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है, यानी जैसे जैसे उस स्फीयर के सेंटर से आप सरफेस की ओर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे जैसे सरफेस, ये देखिए, ये अगर हमारा वो स्फीयर है और इसमें चार्ज पूरा Q है, तो जैसे जैसे आप इसके सेंटर से, सेंटर यानी 0 से आप इसके सरफेस तक पहुंचेंगे, जैसे जैसे इस स्फीयर के अंदर स्मॉल आर की वैल्यू बढ़ेगी, यानी आप सरफेस की ओर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सरफेस पे जाएंगे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, और जैसे ही सरफेस से बाहर निकल जाएंगे इस स्फीयर के तो ई जे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² हो गया, यानी उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने लगेगा, दूरी के साथ कम होने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो ये तीसरा केस बहुत ही अजीब है। अब यहाँ पे हम लोग इसको ग्राफ बनाते हैं। देखिए ये ग्राफ से आपको बहुत अच्छा इसका समझ में आएगा। ये है हमारा स्फीयर, ठीक है। अब इस स्फीयर में हमें यहाँ से इसके सरफेस की ओर बढ़ना है सेंटर से, तो सेंटर हमारा क्या मान लेते हैं, ओरिजिन, ठीक है। इस स्फीयर को कंपेयर करिएगा और इस एक्सिस पे हमारा स्मॉल आर डिस्टेंस है। तो ये स्फीयर का जैसे ही हम यहाँ सरफेस पे आ जाएंगे, तो सरफेस पे आ जाएंगे तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो यहाँ तक की ये जो दूरी है एक्स एक्सिस पे, यहाँ तक की ये जो दूरी एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक, यानी ये इसके सेंटर से शुरू किए 0 से स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और जैसे ही इसके बाहर जाएंगे तो इधर देखिए सरफेस तो है नहीं, यानी हम स्फीयर के बाहर चले आए। तो 0 से कैपिटल आर यानी उसके सरफेस तक के लिए ई इज ए प्रोपोर्शनल टू क्या था, आर, यानी 0 से जब उसके सरफेस की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि आर की वैल्यू बढ़ रही है और आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये लीनियरली, बिल्कुल लीनियर तरीके से ये बढ़ेगा सरफेस तक। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा ES, और इसके बाद जैसे ही R इज ग्रेटर देन R होगा, माने आप स्फीयर से बाहर निकल जाएंगे तो E आउटसाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और वो 1/r² यानी ये इस प्रकार से डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो ये इसका ग्राफ हो गया नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का
इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हो गया। समझ में आया ना? यानी ये उसके सेंटर से उसके सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, फिर मैक्सिमम सरफेस पे हुआ, फिर उसके बाद ये बाहर जाने पे जैसे जैसे आप इस स्फीयर से दूर होते चले जाएंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये ग्राफ था। अब हम लोग जल्दी से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लेते हैं। इसी केस में नॉन कंडक्टिंग के केस में कभी कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पूछ देता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, इसमें भी 3 केस लगा देते हैं, इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। पहला केस पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, यानी जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, तो इस केस में आपने आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतना निकाला था, और ये होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में अंतर, V नॉट इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर। ठीक, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन में कराया हूं कैसे यहाँ पे आता है। ठीक, अब बस ई का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे ई नॉट कर लीजिएगा, ई नॉट की यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, और यहाँ पे आप पाएंगे कि ये इतनी चीजें तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएंगी। 1/r² का इंटीग्रेशन आप जानेंगे -1/r होगा, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ पे लिमिट रखिए तो 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का मान 0 हो जाएगा, 1/r आएगा। तो यहाँ से एक पोटेंशियल का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बन के आ जाएगा, V नॉट इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, और ये फॉर्मूला आप लोग पहले से भी जानते हैं। और यहां हमें पता चला कि जो पोटेंशियल है आउटसाइड वो 1/r के प्रोपोर्शनल है, या यूं कहिए r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आते हैं केस सेकंड, सरफेस पे। तो सरफेस के लिए कुछ करना ही नहीं है, इसी फॉर्मूले में स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रख दीजिए, और ये फाइनल आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अब आते हैं तीसरा केस। तीसरा केस है पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, यानी आउटसाइड द स्फीयर, यानी जब इनसाइड द, आउटसाइड का तो कर ही लिए, इनसाइड द स्फीयर, यानी जब स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R से कम हो, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे। और उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब वहां पे देखिए, अब चूंकि ये जो लिमिट है ये वाला, आप देखिए इनफाइनाइट से स्मॉल r तक के लिए है, और स्मॉल r आपका स्फीयर के अंदर कहीं पे होगा, यहां तक ये स्मॉल r। तो अब आप चूंकि इनफाइनाइट से आप r तक आए हैं, तो अब इस लिमिट को आपको 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा। पहले इनफाइनाइट से आप सरफेस तक का ले लीजिए, यानी इनफाइनाइट टू कैपिटल R, और फिर जब स्फीयर के अंदर आ जाएंगे तो कैपिटल R से स्मॉल r तक का लिमिट। इसीलिए इस इंटीग्रल को हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के अंदर कुछ और है और स्फीयर के बाहर कुछ और है, और इनफाइनाइट से स्मॉल r तक की, जैसे ये है 0, ये यहां तक है स्मॉल r, जब इनफाइनाइट से स्मॉल r तक का आप लिमिट तय करेंगे, तो इस केस में बाहर वाले भाग में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कवर होगा और अंदर वाले भाग का भी इलेक्ट्रिक फील्ड कवर होगा। अब चूंकि इस फॉर्मूले में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अब चूंकि बाहर यानी इनफाइनाइट से r तक में इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगहों पे 2 तरीके से है, तो अब चूंकि बाहर वाले के लिए आप अलग से इंटीग्रल करेंगे और अंदर वाले के लिए अलग। किसी एक का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लीजिए E का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड वाला रख दिए तो भी गलत हो जाएगा, इनसाइड वाला रख दिए तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इनफाइनाइट से r तक जाने में दो रीजन में आप हैं, पहला स्फीयर के बाहर और स्फीयर के अंदर। इसीलिए स्फीयर के बाहर और स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने के कारण इस इंटीग्रल को हम लोग 2 भागों में तोड़ देंगे। ये वाला भाग बाहर के लिए है, इनफाइनाइट से कैपिटल R यानी स्फीयर के बाहर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको हम लोग EO करेंगे, और ये वाला इंटीग्रल जो है वो कैपिटल R से स्मॉल r यानी इस स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E इन के लिए है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अब आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ये है फ्रॉम इनफाइनाइट टू R, यानी बाहर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, और आप लोग इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं यही आया था। ठीक है, ये दोनों हम लोग यहाँ पे रखेंगे। ठीक, इस वाले लिमिट में ये वाला फॉर्मूला, पहला वाला बाहर वाला 1/4πε0 Q/r² वाला, और ये वाला इस स्फीयर के अंदर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इसको हम लोग ये रख देंगे। बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं करना है। पहले जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लीजिए, फिर 1/r² का इंटीग्रल -1/r होगा, और यहाँ पे जो सब बाहर निकल जाएगा तो बचेगा केवल r, और r का इंटीग्रेशन r²/2 होगा। लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट यहाँ पे रखिए, अपर लिमिट 1/r, लोअर लिमिट 1/इनफाइनाइट, वो तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे अगेन आपको ये लिमिट रखना होगा, तो आप लिमिट रखेंगे तो ये स्मॉल r² माइनस लोअर लिमिट कैपिटल R², इसको रखिएगा, ब्रैकेट को ओपन करिए, सिंपल से स्टेप्स हैं उसको फॉलो कीजिए, और फाइनली आपको जो पोटेंशियल इनसाइड मिलेगा उसका यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल गया। अब इसको अगर आपको ग्राफ में ये दर्शाना है तो देख लीजिए, ये स्फीयर है, इसके अंदर जो पोटेंशियल आया है V इन, वो ये आया है। ठीक, एक फंक्शन आया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, पर इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता चलेगा जैसे जैसे सेंटर से बाहर की ओर जाएंगे पोटेंशियल धीरे धीरे घटेगा, सरफेस पे कुछ होगा, फिर जैसे जैसे आप उसके बाहर स्फीयर के बाहर की ओर जाएंगे तो बाहर जो पोटेंशियल है वो 1/r के फैक्टर से डिक्रीज करेगा।
बात समझ में आया? तो ये यहाँ पे ये पोटेंशियल के ग्राफ का वेरिएशन हो गया, और हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के भी वेरिएशन देखे थे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस आर है, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल ये है, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस टॉपिक में हमने गॉस थ्योरम का प्रयोग करके किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे गॉस थ्योरम के किसी अन्य एप्लीकेशन, अन्य क्या, यहाँ पे हम लोग नॉन कंडक्टिंग पढ़े हैं, तो जो अगला एप्लीकेशन होगा वो अब कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के लिए होगा। बट याद रखिएगा गॉस थ्योरम का प्रयोग करके ही हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल उस केस में भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।